स्वागत है बच्चों। आज के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ धूल के प्रश्नोत्तर के बारे में। इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। सबसे पहले है मौखिक प्रश्नोत्तर। इसका पहला प्रश्न है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? इसका उत्तर है, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? इसका उत्तर है, गांव की मिट्टी में खेलने में और अखाड़े की मिट्टी से शरीर रगड़ने से जिस तरह का सुख मिलता है, लेखक ने संसार में उस प्रकार के सुख को दुर्लभ बताया है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? इसका उत्तर है, मिट्टी की आभा है उसकी धूल। मिट्टी के रंग रूप से उसकी पहचान होती है। अगला है लिखित प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। इसका पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? इसका उत्तर है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि शिशु चलते खेलते उठते बैठते जब गिरता है तो उसके शरीर पर धूल लगना स्वाभाविक है। धूल में लिपटे रहने पर ही शिशु की सुंदरता बढ़ती है, तभी वह धूल भरे हीरे कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? इसका उत्तर है, हमारी सभ्यता इसलिए धूल से बचना चाहती है क्योंकि वह खुद को प्रगतिशील, आधुनिक और शहरी संस्कृति को अपनाने वाली है। इसका मानना है कि धूल से इनके बनावटी श्रृंगार फीके और धुंधले पड़ जाएंगे। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी धूल में ना खेलें और ना उसे हाथ लगाएं। तीसरा प्रश्न है, अखाड़े के मिट्टी की क्या विशेषता होती है? इसका उत्तर है, अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती है। इसे तेल और मट्ठे से सिझाया जाता है और देवताओं पर चढ़ाया जाता है। ऐसी मिट्टी में सनना परम सुख है। इसके स्पर्श से मांसपेशियां फूल उठती हैं, शरीर मजबूत और व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। वहीं इसमें चारों खाने चित्त होने पर विश्व विजेता होने का सुख अनुभव होता है। चौथा प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? इसका उत्तर है, श्रद्धा भक्ति और स्नेह की भावना की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन इसलिए है क्योंकि धूल का जुड़ाव व्यक्ति की मातृभूमि से होता है। योद्धा इसे अपनी आंखों से लगाकर देशभक्ति और देश के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। किसी धूल ध्वस्त बालक को गोद में उठाकर उसके प्रति स्नेह प्रकट किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है? इसका उत्तर है, आधुनिक नगरीय सभ्यता बच्चों को धूल में खेलने से मना करती है। नगर की सभ्यता को बनावटी, नकली और चकाचौंध भरी कहा गया है। यहाँ लोग कांच से प्यार करते हैं, हीरे से नहीं। नगरीय सभ्यता में गोधली का कोई महत्व नहीं होता, जबकि ग्रामीण परिवेश में यह आभूषण है। नगरों में तो धूल धाकड़ होती है, गोधुली नहीं। बच्चों, अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में करना है। इसका पहला प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? इसका उत्तर है, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधली को इसलिए श्रेष्ठ मानता है क्योंकि अभिजातीय वर्ग ने सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अनेक साधनों का आविष्कार कर लिया, पर बालकृष्ण के मुख पर लगी धूल जैसा सौंदर्य बढ़ाती है, उसके सामने सारे सौंदर्य फीके नजर आते हैं। इसके अलावा इसी धूल में खेल कूद कर शिशु बड़ा होता है। जिन बच्चों का बचपन गांव में बीतता है, उनके धूल
धुरसित शरीर के बिना बचपन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? इसका उत्तर है, लेखक ने धूल और मिट्टी को एक दूसरे के पूरक कहा है। उनमें कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि मिट्टी की आभा का नाम धूल है, उसके रंग रूप की पहचान भी धूल से होती है। लेखक ने अनेक उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट किया है कि धूल और मिट्टी अटूट है। जिस प्रकार शरीर और प्राण, चांद और चांदनी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार धूल हमारी संस्कृति की पहचान है, जिसे मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? इसका उत्तर है, सबसे पहले ग्रामीण परिवेश में पले बड़े बच्चे धूल से सने दिखाई देते हैं। यह धूल उनके मुख पर उनकी सहज पवित्रता को निखार देती है। दूसरा है, गांव के अखाड़ों की मिट्टी तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई होती है, जिसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। तीसरा है, सूर्यास्त के उपरांत बैलगाड़ी से निकल जाने पर उसके पीछे उड़ने वाली धूल रुई के बादल के समान दिखाई देती है। चौथा है, गांव के किसानों के हाथ पैर और मुंह पर छाई धूल हमारी सभ्यता को प्रकट करती है। चौथा प्रश्न है, हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक हीरे और कांच की तुलना करते हुए बताता है कि हीरा और कांच में अंतर है। कांच थोड़े से प्रहार पर ही चूर चूर हो जाता है, जबकि हीरा अनमोल है, कितने प्रहार हों परंतु वह टूटता नहीं। ठीक उसी प्रकार महापुरुष जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं मानते, संकटों पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर कांच जैसे कृत्रिम जीवन जीने वाले कठिनाइयों के आगे हार मान लेते हैं। इसलिए बाहरी चमक नहीं, अपितु स्वभाव के गुणों को विशेष महत्व देना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, धूल धुली, धुली धुरी और गोधुली की व्यंजनों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, धूल धुली, धुली धुरी और गोधुली का रंग एक ही है, चाहे रूप अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धुली उसी जीवन की कविता है। धुली छायावादी दर्शन है, धुरी लोक संस्कृति का नवीन संस्करण है। गोधुली गायों एवं ग्वालों के पैरों से उड़ने वाली धुली है। छठवां प्रश्न है, धूल पाठ के मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक धूल का महत्व स्थापित करना चाहता है। लेखक ग्रामीण सभ्यता में धूल की महिमा का गुणगान करता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक आज की संस्कृति की आलोचना करते हुए कहता है कि शहरी लोग धूल की महत्वता को नहीं समझते, उससे बचने की कोशिश करते हैं। जिस धूल मिट्टी से हमारा शरीर बना है, हम उसी से दूर रहना चाहते हैं। लेखक छोटी किंतु प्राकृतिक महत्वपूर्ण चीज धूल का महत्व को बताना चाहता है और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। सातवां प्रश्न है, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने किसी पुस्तक विक्रेता द्वारा दिए गए निमंत्रण पत्र में गोधुली बेला का उल्लेख देखा तो उसे लगा कि यह कविता की विडंबना है। कवियों ने कविता में बार बार गोधुली की इतनी महिमा गाई है कि पुस्तक विक्रेता महोदय उस शब्द का प्रयोग कर बैठे। परंतु सच यह है कि शहरों में
ना तो गाय होती है ना गोधली बेला, अतः ये गोधली शब्द केवल कविता के गुणगान को सुनकर प्रयुक्त हुआ है। अब आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आशय स्पष्ट करना है। पहला है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसके सहज पत्थर को निखार देती है। इन पंक्तियों का आशय है कि धूल को भूलकर भी हे नहीं मानना चाहिए। कारण यह है कि रेणु अर्थात धूल फूलों की पंखुड़ियों पर पड़कर उसके सौंदर्य में वृद्धि कर देती है। यह धूल जब बाल कृष्ण के खेलने कूदने से उड़कर उनके चेहरे पर छा जाती है, इस धूल के कारण बालक का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। यह सौंदर्य किसी भी प्रसाधन के प्रयोग से बड़े सौंदर्य से भी बढ़कर है। दूसरा है, धन्य धन्य है वे नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धुरी ऐसे लरिकन की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में धन्य धन्य वह नर कहकर लेखक ने उस व्यक्ति को धन्य कहा है, परंतु मैले जो करत कहकर अपनी हीन भावना भी प्रकट कर दी, क्योंकि धूल दुरसित शिशु को गोद में उठाने से अपने कपड़ों के मलिन होने से चिंतित भी हैं। यह व्यक्ति धूल भरे हीरों का प्रेमी नहीं है। इन पंक्तियों के अंदर लेखक ने उन व्यक्तियों के प्रति अपनी हीन भावना को प्रकट किया है जो कि शिशु को गोद में उठाने से ये सोचते हैं कि हमारे कपड़े कहीं गंदे ना हो जाएं। उनके बारे में लेखक ने चिंता प्रकट की है कि ऐसे लोग जो हैं वो धूल भरे हीरों के प्रेमी भी नहीं हो सकते। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार मिट्टी और धूल में वही अंतर है जो कि शब्द और रस में है, देह और प्राण में है, चांद और चांदनी में है। आशय यह है कि मिट्टी स्थूल है, धूल उसका सूक्ष्म सौंदर्य और प्रभाव है। चौथा प्रश्न है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो ना रखे। इसका उत्तर है, लेखक नगर में बसने वालों से कहता है, यदि तुम वास्तव में सच्चे देशभक्त हो तो इस धूल को अपने माथे से लगाओ, अर्थात आम ग्रामीण व्यक्ति का सम्मान करो। परंतु यदि तुम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इनके बीच में रहो, इनसे संपर्क न तोड़ो, इनका तिरस्कार न करो, इनका महत्व स्वीकार करो। पांचवा है, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। इसका उत्तर है, घण की चोट खाने पर भी ना टूटकर हीरे ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है, पर इसके बाद भी इनकी परख करने पर वही पलटकर वार भी कर सकता है। तब तुम्हें उसका महत्व पता चलेगा। अभी जिसे धूल से मैला समझकर हे समझ कर रहे हैं, तब उसकी कीमत का ज्ञान हो जाएगा। इससे कांच और हीरे का अंतर भी पता लग जाएगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का अध्याय अच्छा लगा हो। अगर आपके कोई भी सुझाव या विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आप CAC ट्यूटोरियल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आने पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।